नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। देश में विपक्ष की परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। सबसे ज्यादा चुनौती तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सामने है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक बार फिर घुटनों पर है। अब सिद्धरामैया सरकार ने फैसला किया है कि वक्फ बोर्ड ने किसानों की जो 1500 एकड़ जमीन पर कब्जा किया था, अब वो उसे वापस लौटा देगी, यानी अपना दावा ठोकने के बाद जारी किए गए नोटिस को वापस ले लेगी। इस बीच झारखंड और छत्तीसगढ़ में ईडी का तगड़ा एक्शन हुआ। शराब घोटाले से जुड़े 32 ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। धनतेरस के दिन ईडी के इस एक्शन से हड़कंप मचा रहा। वहीं इस बीच बंगाल से भी एक खबर सामने आई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। शाह पर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक सरकारी गेस्ट हाउस में रहकर चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। तो कैसे कर्नाटक में वक्फ बोर्ड को लेकर घिरी है कांग्रेस सरकार? क्या शाह के खिलाफ टीएमसी की शिकायत ममता की हताशा को दिखाती है? कैसे शराब घोटाले में एक्सपोज हो रहे हैं नेता? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर एक्सपोज हुई है और कई मामलों को लेकर उसकी मिलीभगत जो सामने आई है, वो क्या दिखाती है? देखिए, योगी जी तो ठीक ही कह रहे थे, बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड में जो बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो बवाल काट रहे हैं नासिर हुसैन, हाँ, कर्नाटका से ही आते हैं, जवाब देते नहीं बन रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट की वजह से वक्फ बोर्ड के साथ जो कोई भी खड़ा होगा, ये राहुल गांधी की जो पूरी विचारधारा जो इसको लेकर के चल रहे हैं, किसानों की जमीन थी, कहां गया ये रवीश कुमार, कहां गया ये अजीत अंजुम और ये अभिसार शर्मा, ये जो अन्नदाता कहते थे, तुम्हारे अन्नदाता की जमीन वक्फ बोर्ड वाले ने कब्जा कर लिया, उनको मालूम ही नहीं चला। और मिलीभगत, यह आदेश कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार के मिनिस्टर के आदेश पे हुआ है। यह मिलीभगत का मामला नहीं है। ऑफिशियली इसने एक नोटिस जारी किया कि वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, उसको 1 महीने के अंदर उसका म्यूटेशन करो। यह सरकारी आदेश है। और ये बेचारे किसान को मालूम ही नहीं, उनकी जमीन चली गई। माने क्या चल रहा है देश के अंदर में? वक्फ बोर्ड में बदलाव नहीं चाहिए किसी को? माने ये क्या धर्मशाला बना हुआ है कि जिसको जो मन करेगा जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, उंगली पर रख दिया कि भैया हमारी जमीन है, आपकी हो जाएगी। और ये वोट के दलाल, ये राहुल गांधी, ये जो कांग्रेस पार्टी कहा किसानों की जमीन हड़प मारने में इन लोगों को शर्म नहीं आई। तो ये मसला आप समझिए कि कितना बड़ा बन गया है। ये किसान अन्नदाता करने वाले वो तमाम जोकर्स जो पत्रकार बनकर के प्रोपेगेंडा करते हैं, इनका भी मुंह काला हुआ। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। बस भारतीय जनता पार्टी को इतना ही काम करना है कि इस इंसिडेंट को लेकर के देश में गांव जाकर के ये बात बताने की है, क्योंकि ये बदलाव का भी मसला ऐसा ही आया था जब तमिलनाडु में अचानक से मालूम चला कि एक पूरे के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने हड़प लिया। जब लोगों को मालूम चला कि अरे सदियों से एक गांव में लोग रह रहे हैं और अचानक से उसमें कोई व्यक्ति बेचने के लिए गया, तो कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, तो जमीन वक्फ की तुम्हारी तो है ही नहीं। वहां से यह मसला यहां तक पहुंचा है और आज जो खबर आई है, कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। जवाब जिस तरह से जेपीसी में कांग्रेस खासतौर से विरोध कर रही है, उसको लेकर अब कर्नाटक का जो मामला सामने आया है, तो क्या उसके तथ्य, उसके आधार यहां पर पूरी तरह से कमजोर कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के आधार तो शुरुआती दौर से ही कमजोर थे, लेकिन ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय जो हर स्टेट में बनाए जाते हैं, केंद्र में भी बनाए जाते हैं, इस पर भी सवाल उठ रहा है कि अल्पसंख्यक कौन? सबसे बड़ा अल्पसंख्यक ग्रुप जो है मुस्लिम, उसी का हर जगह पर कब्जा होगा। जहां पर अल्पसंख्यक मंत्रालय है, वहां उस मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुस्लिम। और वो फिर मिलजुल कर
मुसलमानों के इसी वक्फ बोर्ड की बात है। कर्नाटक में 1500 एकड़ जमीन किसानों को तब पता चला जब उसके हाथ में नोटिस गया, और नोटिस दिलवाने कौन पहुंचे थे? नोटिस के लिए वही कर्नाटक के अल्पसंख्यक मंत्री ये जमीर अहमद। ये जाकर कलेक्टर से मिलते हैं, क्योंकि कलेक्टर के पास कोई अधिकार नहीं है। ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया है उसमें यही बात तो कही गई है कि डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में भी मामला जाएगा, डिस्प्यूट होगा तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इंटरफेरेंस होगा। ऐसा नहीं कि आप आपस में बैठकर ये तय कर लें कि 200 साल पहले यहां एक मजार हुआ करता था और उस मजार के नाम से ये 200 एकड़ जमीन थी, और वो मजार किसी संत का था, और उसके आसपास की जमीन किसने दी थी? वहां के नवाब ने सौंप दी थी वक्फ को, यानी कि धर्म के विकास के लिए। और बाद में उसकी रजिस्ट्री हुई नहीं हुई ये कोई लेना देना नहीं है। क्या हिंदुस्तान में अभी भी जमींदारी व्यवस्था है? जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दी गई। उस जमींदार की सारी संपत्ति कहां चली गई? लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसके पास जो कब्जे में था उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फिर सीलिंग एक्ट आया कि सीलिंग एक्ट के तहत 18 एकड़ से ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते एक व्यक्ति एक परिवार के नाम पर। तो ऐसी स्थिति में ये वक्फ बोर्ड जो सबसे बड़ा जमींदार बना हुआ है हिंदुस्तान का, जो 200-300 साल पहले किसी नवाब ने, किसी सुल्तान ने जो जमीन किसी के नाम कर दी थी, और उसके आधार पर 300 साल पहले का दस्तावेज लेकर आ जाता है, जैसे कर्नाटक में आया। और कर्नाटक के किसानों का कहना है हम तो 5 पुश्ते इस पर खेती कर रहे हैं, अब हमारी जमीन किसी और की कैसे हो जाएगी? आंदोलन हुआ तो सिद्धारमैया सामने आए। अब इन लोगों को इस बात के लिए सोचना है, यह संशोधन हो रहा है जिसमें आपको किन मामलों में दिक्कत लग रही है। क्या सरकार इसमें इंटरफेयर न करे, जबकि सरकार ने ही एक्ट बनाया, कानून बनाया है, पार्लियामेंट से पारित हुआ है? क्या उसमें कोई अधिकारी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए? अदालत, कोर्ट, कचहरी में कोई उस डिस्प्यूट के खिलाफ जाए नहीं? अगर ये नाजायज संशोधन है तो फिर लोगों को बताना पड़ेगा, ये कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टियों को, ये ओवैसी के लिए समस्या नहीं है। लेकिन आप तो मुसलमानों को भी वोट लेते हो और हिंदुओं को तोड़ मरोड़ कर, कंफ्यूज कर उनका भी वोट लेते हो। तो ये मैसेज जा रहा है कर्नाटक से। सिद्धारमैया बैकफुट पर ऐसे ही नहीं आए कि हम नोटिस वापस करवाएंगे, क्योंकि वहां आंदोलन चल रहा है वक्फ बोर्ड के इस रवैये के खिलाफ, जिसके कारण कर्नाटक की सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई है, लेकिन बंगाल में भी ममता की हालत जो है वो दयनीय ही बता रही है, और एक मामला अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में भी पहुंचा है। देखिए, क्या ममता बनर्जी के पास और कोई बात नहीं बची? मतलब राजनीति इस स्तर पे आप करने शुरू कर दोगे कि चुनाव चल रहा है उसमें सरकारी गेस्ट हाउस में आप नहीं रह सकते? मतलब इससे बड़ी मूर्खता कहां रहेंगे? होटल में जाके वो होटल में रहेंगे? इलेक्शन कमीशन उस एप्लीकेशन के ऊपर गौर भी नहीं करेगा। कारण समझ लीजिए, बंगाल में मुद्दों की कमी हो गई लगता है। नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है। वो जो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये खंबा नोचने वाली स्थिति है। अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, इनकी सिक्योरिटी के बारे में इनको कुछ आइडिया है? कहीं भी जाकर के रह लेंगे ये? वो कहां रुकेंगे? इट इज नॉट हिज पर्सनल चॉइस। वो जहां रहेंगे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है या नहीं? आपने तो हर जगह जिहादियों के लिए फ्री रन कर दिया बंगाल के अंदर में, तो वो वही जगह रुकेंगे ना जो सरकार के कब्जे में हो, जहां सरकारी सिस्टम हो, जहां सिक्योरिटी वो दुरुस्त हो सके। और ये आप भाई, उन्होंने वो जाकर के वहां बहुत सारा बोल करके आए, उन्होंने कहा घुसपैठ को नहीं घुसने देंगे, तो आप उसके ऊपर आप अटैक करते तो बात समझ में आती। आप ये कहते कि जैसा आपने किया कि अमित शाह ने वाले चिट्ठी भेज दी कि भाई हम पैसा दो पैसा दो पैसा दो। भाई पैसा दे करके पैसा दिया जाता है तो आप जो है उसको भ्रष्टाचार करवा देते हो। तो वो सारी आपके पास, माने जब अस्त्र शस्त्र से आप हार गए तो बंदर की भांति पत्थर उठा करके फेंकना चालू कर दिया आपने। आपके पास राजनीति करने का और कोई दूसरा कोई सिस्टम नहीं बचा।
क्या आप बंगाल के अंदर में आप बोलती कि भाई ठीक है आप आइए हमारे चीफ मिनिस्टर के घर में रहिए, तब तो बात समझ में आती। ये बेकार का बेफिजूल मसले को जो है उठाया जा रहा है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। इससे एकमात्र चीज साबित हो रही है कि ममता बनर्जी मुद्दा विहीन हो गई है। ममता बनर्जी को अब डर लगने लग गया है। बिल्कुल, ममता बनर्जी को डर लगने लगा है। डर तो आज दिन भर छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी देखने को मिला, जब ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ, वो भी चुनावों के बीच। देखिए, कांग्रेस को डरना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी डरना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकारों ने छत्तीसगढ़ को भी लूटा, झारखंड को भी लूटा, और एक शराब घोटाला जो दिल्ली के शराब घोटाले से भी बड़ा है, उसकी चर्चा बहुत कम हुई। छत्तीसगढ़ में ये सिंडिकेट की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इसी सिंडिकेट ने तो छत्तीसगढ़ को लूटा। शराब घोटाला 2200 करोड़ से ज्यादा का, और इस सिंडिकेट देखिए झारखंड में 2022 में बदलाव होता है शराब नीति में। जैसे दिल्ली में शराब नीति को बदला गया था, ठेका देना शुरू किया जाता है, प्राइवेट एजेंसी हायर की जाती है, सप्लायर हायर किए जाते हैं, और कंसल्टेंट भी हायर किए जाते हैं, और वो कंसल्टेंट वही छत्तीसगढ़ वाले कंपनी के भी थे। इन दोनों जगह पर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि ये सिंडिकेट के मेंबर ने झारखंड का भी इस्तेमाल किया, छत्तीसगढ़ का भी इस्तेमाल किया, और उसमें फंसा कौन है? ये फंसा है एजाज डेवर का भाई अनवर डेवर। एजाज डेवर कौन? ये रायपुर का महापौर, कांग्रेस का नेता। और इन लोगों ने क्या किया, पूरे छत्तीसगढ़ में एक शराब की दुकान है, उसमें 2 काउंटर लगवाया। एक ही शराब की दुकान है, उसमें से काउंटर 2 है, यानी कि उसमें पूरी तरीके से पार्टीशन नहीं है। वो सिर्फ दुकानदार जानता है कि कहां से पार्टीशन है, कौन सी बोतल आपको देनी है। होलोग्राम नकली, शराब नकली, लेकिन दुकान सरकारी है, असली दुकान। और वहां जो पैसे नकली शराब से लिए जाते थे उसके लिए अलग काउंटर बना हुआ है कि वहां ये अलग रखो, क्योंकि इसका बंदरबाट होना है ऊपर से नीचे तक, और असली शराब उसको छिपाए रखो। जैसे दिल्ली में भी हुआ कि कुछ शराब कारोबारियों ने क्या किया, सिंडिकेट तैयार किया और यहां पर कुछ मैन्युफैक्चरर को बिल्कुल अवॉइड कर दिया कि ये शराब यहां नहीं बिकनी चाहिए। उसके बाद आप जाएंगे, ढूंढेंगे, दूसरा शराब खरीद के लाएंगे। ये स्थिति दिल्ली में भी रही है, और इन लोगों ने भी यही किया। यानी 2500 करोड़ का घोटाला इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में किया, और 2000 करोड़ रुपए का घोटाला झारखंड में किया। तो ये पूरे नेक्सस छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच, जिसमें कुछ अधिकारी भी हैं, कुछ नेता भी हैं, और कुछ कंपनी वाले भी हैं, जिसमें 7 लोगों को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, कई आईएएस अधिकारी इसमें शामिल हैं। तो इन लोगों पर नकेल कस रही है अब ईडी। और इसके बाद नंबर किसका आएगा? भूपेश बघेल का, मुख्यमंत्री था उस समय। इसके बाद नंबर किसका आएगा? यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन का, एक बार जेल से बाहर आ चुका है, इसके बाद फिर से जेल आएगा। तो इन लोगों के इस पूरे नेक्सस को धीरे धीरे एक्सपोज किया जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार जब होता है तो ये पॉलिटिशियन इतने माहिर हो चुके हैं कि कितने लेयर बना के रखते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते जाते ईडी और सीबीआई को भी सालों साल लग जाता है। 3-3 साल के नीचे से ऊपर के लोगों तक पहुंचे कैसे? जैसे केजरीवाल और सिसोदिया पर पहुंचा है। तो यही झारखंड और छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसका परिणाम जो सामने आएगा झारखंड के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार लूट की सरकार बन गई है। वहीं वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर कैसे कांग्रेस ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया है, इसको लेकर नेताओं का चेहरा बेनकाब हो गया। वहीं घोटालेबाजों को लेकर ईडी के एक्शन ने बता दिया है कि अब पाई पाई का हिसाब देना होगा। बंगाल में भी टीएमसी के दिन पूरे हो गए, इसलिए वो अब चुनाव आयोग का सहारा ले रही है। यानी कर्नाटक से लेकर बंगाल तक विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, यानी विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।